दोस्तों, भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से वह कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। क्योंकि अब तक दुनिया भारत को केवल एक उभरती हुई सैन्य ताकत के रूप में देख रही थी, लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने युद्ध के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत ने एक ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली है जिसे अब तक दुनिया केवल 3 महाशक्तिशाली देश ही छू पाए थे, और वह भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन भारत ने पहले ही प्रयास में एक लंबी छलांग लगाते हुए इतिहास रच दिया है। दरअसल एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक हथियारों की दुनिया में 1 मील का पत्थर स्थापित करते हुए स्कमजेट इंजन का एक फुल स्केल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और यह कोई मामूली टेस्ट नहीं था, बल्कि यह टेस्ट पूरे 12 मिनट तक चला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 12 मिनट तक लगातार आग उगलने वाला यह टेस्ट कोई साधारण प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं था, बल्कि यह भारत की उस तैयारी का शंखनाद है जो दुश्मनों को यह बताने के लिए काफी है कि अब भारत तकनीक का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि तकनीक का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 मिनट का समय सुनने में तो बहुत कम लगता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन हाइपरसोनिक तकनीक की दुनिया में 12 मिनट का समय एक अनंत काल जैसा होता है, क्योंकि अब तक दुनिया भर में जो टेस्ट होते थे वे महज कुछ सेकंड के होते थे। 20 सेकंड या 30 सेकंड में ही इंजन का दम निकल जाता था या वह पिघल जाता था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस इंजन को 12 मिनट तक लगातार चलाकर यह साबित कर दिया है कि हमारे पास वो धातु और वो कूलिंग सिस्टम मौजूद है जो सूरज जैसी गर्मी को भी झेल सकता है। इस टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तक हम केवल तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि हम दुनिया को दिखा रहे थे कि हमारे पास स्कमजेट तकनीक है। लेकिन इस 12 मिनट के टेस्ट ने यह मोहर लगा दी है कि अब हम इस तकनीक को हथियार में बदलने जा रहे हैं, यानी कि वेपनाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। और यह खबर चीन और पाकिस्तान के रक्षा सलाहकारों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हाइपरसोनिक गति पर उड़ने वाला हथियार जब 12 मिनट तक हवा में रहेगा तो वह इतनी दूरी तय कर लेगा कि दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं बचेंगे। इस टेस्ट ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है, और कई मामलों में तो हम उनसे भी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी स्थिरता के साथ स्कैमजेट इंजन का चलना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसे हासिल करने में बड़े बड़े देशों के भी पसीने छूट गए थे। अब जरा इस तकनीक की गहराई को समझते हैं कि आखिर स्कमजेट इंजन होता क्या है और क्यों इसे बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। दोस्तों, साधारण मिसाइलों में जो रॉकेट इंजन लगे होते हैं उनमें ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन का टैंक भी लगा होता है, जिससे मिसाइल भारी हो जाती है और उसकी रेंज कम हो जाती है। लेकिन स्कमड इंजन एक एयर ब्रीथिंग इंजन होता है, यानी कि यह वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेता है और उसे ईंधन के साथ मिलाकर जलाता है। इसका फायदा यह होता है कि हमें ऑक्सीजन का भारी भरकम टैंक साथ लेकर नहीं चलना पड़ता और हम मिसाइल में ज्यादा विस्फोटक या वॉरहेड ले जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब कोई मिसाइल आवाज की गति से 6 या 7 गुना तेज चलती है तो उसके इंजन के अंदर हवा की गति इतनी तेज होती है कि वहां आग जलाए रखना तूफान में माचिस की तीली जलाने जैसा होता है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल उस तूफान में माचिस जलाई है, बल्कि उसे पूरे 12 मिनट तक जलते रहने दिया है, जो कि भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देने जैसा है। इस टेस्ट के दौरान इंजन के अंदर और बाहर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि लोहा 1500 डिग्री पर पिघल जाता है और टाइटेनियम जैसी मजबूत धातुएं भी 1600 डिग्री पर जवाब दे जाती हैं। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जो इतनी भयानक गर्मी को झेल गया? यहीं पर आती है डीआरडीओ की असली बाजीगरी, जिसे एक्टिव कूलिंग तकनीक कहा जाता है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक
इस टेस्ट में जिस स्कमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया उसमें रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम लगा हुआ था। यह एक ऐसी जटिल तकनीक है जिसके बारे में दुनिया के गिने चुने देशों को ही पता है। आसान भाषा में समझें तो इस सिस्टम में इंजन का ईंधन ही कूलेंट का काम करता है, यानी कि ईंधन पहले इंजन की बाहरी दीवारों और उन हिस्सों से होकर गुजरता है जो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। वहां से वह गर्मी को सोख लेता है और फिर गर्म होकर दहन कक्ष में जाता है जहां वह जलता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो इंजन की दीवारें ठंडी रहती हैं और पिघलती नहीं हैं, और दूसरा ईंधन पहले से ही गर्म होकर आता है जिससे वह और भी बेहतर तरीके से जलता है और ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। इस तकनीक को मास्टर करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर ईंधन का प्रवाह 1 मिलीसेकंड के लिए भी रुका या कम हुआ तो पूरा इंजन धमाके के साथ फट सकता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने 12 मिनट तक इस प्रवाह को इतना सटीक बनाए रखा कि इंजन मक्खन की तरह चलता रहा। इस सफलता का मतलब है कि भारत ने अब थर्मोडायनामिक्स और मटेरियल साइंस की उस पहेली को सुलझा लिया है जिसे सुलझाने में चीन अभी भी संघर्ष कर रहा है। अब बात करते हैं इस टेस्ट के सामरिक महत्व की, यानी कि युद्ध के मैदान में इसका क्या असर होगा। दोस्तों, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि यह इंजन मैग 6 से मैग 7 की गति पर काम करता है। मैग 7 का मतलब है आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज, यानी कि लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम गणित का इस्तेमाल करें तो 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई चीज 12 मिनट तक चलती है तो वह लगभग 1480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और अगर हम इसमें शुरुआती बूस्टर चरण को भी जोड़ दें जो मिसाइल को स्कमट चालू होने वाली ऊंचाई तक लेकर जाता है, तो इस हथियार की कुल मारक क्षमता लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1600 किलोमीटर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पास तो 5000 किलोमीटर वाली अग्नि मिसाइलें भी हैं। तो फिर इस 1600 किलोमीटर वाली मिसाइल का क्या फायदा है? तो दोस्तों, यहीं पर आपको समझना होगा कि युद्ध केवल लंबी दूरी की मिसाइलों से नहीं जीता जाता, बल्कि सटीकता और दुश्मन को चकमा देने की क्षमता से जीता जाता है। अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें जब छोड़ी जाती हैं तो वे अंतरिक्ष में एक परवलयाकार रास्ते पर चलती हैं जिसे दुश्मन के रडार आसानी से पकड़ सकते हैं और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उन्हें मार गिरा सकते हैं। लेकिन स्कमट इंजन से चलने वाली यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वायुमंडल के अंदर ही उड़ती है और वह भी बहुत कम ऊंचाई पर। इसका रास्ता बैलिस्टिक मिसाइल की तरह फिक्स नहीं होता, बल्कि यह विमान की तरह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। इतनी तेज गति और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण और लगातार रास्ता बदलने की क्षमता की वजह से दुनिया का कोई भी रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। जब तक दुश्मन का रडार इसे देखेगा तब तक यह मिसाइल उसके सिर पर होगी और उसे प्रतिक्रिया देने का 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। यह मिसाइल भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमी को पूरा करेगी, जिसे थिएटर रेंज हाइपरसोनिक स्ट्राइक वेपन कहा जाता है। अभी तक हमारे पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 300 से 800 किलोमीटर तक है, और फिर सीधे अग्नि जैसी मिसाइलें हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था जिसे भरने के लिए हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो 1500 से 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार सके, और वह भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए बिना। यह नई हाइपरसोनिक मिसाइल उसी कमी को पूरा करेगी। अब जरा भूगोल पर नजर डालिए। भारत के उत्तर में तिब्बत का विशाल पठार है जहां चीन ने अपने बड़े बड़े एयरबेस और सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। यह ठिकाने भारत की सीमा से काफी दूर हैं और पहाड़ों की आड़ में सुरक्षित माने जाते थे। लेकिन अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल के आने से तिब्बत का पूरा पठार और चीन के अंदरूनी इलाके भी भारत की जद में आ जाएंगे। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि यह मिसाइल एडवर्सरी रियर एरियाज, यानी कि दुश्मन के पीछे वाले इलाकों में घुसकर मार करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि चीन अब अपनी सीमा से दूर बैठकर भी सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएगा, क्योंकि भारत की यह मिसाइल उसे वहां भी ढूंढकर मारेगी
जहां वह सबसे ज्यादा सुरक्षित होने का दावा करता है। इसके अलावा पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा नक्शा ही इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। पाकिस्तान की लंबाई चौड़ाई इतनी भी नहीं है कि वो इस 1600 किलोमीटर की रेंज से बच सके। उसका कोई भी एयरबेस, कोई भी बंकर या कोई भी परमाणु ठिकाना इस मिसाइल की पहुंच से दूर नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात उसके लिए यह है कि उसके पास इसे रोकने का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। यहां तक कि चीन ने जो S-400 सिस्टम रूस से खरीदे हैं या अपने खुद के HQ-9 सिस्टम बनाए हैं, वह भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सामने बेकार साबित हो जाएंगे क्योंकि S-400 बैलिस्टिक मिसाइलों को तो रोक सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या क्रूज मिसाइल जो लगातार अपना रास्ता बदल रही हो, उसे ट्रैक करना उसके बस की बात नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस टेस्ट से साबित होती है वो है इंजन की रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। युद्ध के समय आप ऐसे हथियार पर भरोसा नहीं कर सकते जो कभी चले और कभी ना चले। लेकिन 12 मिनट का सफल टेस्ट यह बताता है कि यह इंजन पूरी तरह से भरोसेमंद है और इसे कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टेस्ट इसलिए भी खास है क्योंकि यह ग्राउंड टेस्ट था, जो उड़ान से ठीक पहले का चरण होता है, यानी कि अब अगला कदम सीधे मिसाइल को बनाकर उसे आसमान में उड़ाना होगा। DRDO अब इस इंजन को एक मिसाइल के ढांचे में फिट करेगा और बहुत ही जल्द हम उड़ीसा के तट से किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को आसमान का सीना चीरते हुए जाते देखेंगे। यह भारत के मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अब तक हम दुनिया को यह बताते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम दुनिया को यह बता रहे हैं कि हमने कर दिखाया है। इस तकनीक का एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है, और वह है इसका भविष्य में उपयोग। यह स्कम जेट इंजन केवल मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उपयोग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाने में भी किया जाएगा, जो अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते समय हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करते हुए किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसरो के साथ मिलकर DRDO इस तकनीक का इस्तेमाल रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाने में भी कर सकता है, जिसे अवतार जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा विमान जो मुंबई से उड़े और हाइपरसोनिक गति से, यानी कि आवाज से 7 गुना तेज चलकर महज आधे घंटे में लंदन 100 किलोमीटर दूर पहुंच सकता है या न्यूयॉर्क पहुंच जाए। यह तकनीक उसी भविष्य की नींव रख रही है, लेकिन फिलहाल हमारा पूरा फोकस रक्षा पर है, और रक्षा के लिहाज से यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। चीन पिछले कई सालों से अपनी DF-7 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन करके दुनिया को डरा रहा था और भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा था कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो भारत के पास नहीं है। लेकिन DRDO के इस एक टेस्ट ने चीन के उस मनोवैज्ञानिक बढ़त को चकनाचूर कर दिया है। अब भारत भी कह सकता है कि अगर तुम्हारे पास हाइपरसोनिक हथियार हैं तो हमारे पास भी उसका जवाब तैयार है, और हमारा जवाब तुमसे ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है, क्योंकि हमने अपनी तकनीक को 12 मिनट तक तपाकर उसे कुंदन बना दिया है। इस टेस्ट ने भारत को आत्मनिर्भरता की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, क्योंकि हाइपरसोनिक तकनीक ऐसी चीज है जिसे कोई भी देश किसी दूसरे देश को नहीं देता। यहां तक कि रूस भी, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, उसने भी हमें हाइपरसोनिक तकनीक सीधे तौर पर देने से मना कर दिया था। अमेरिका तो खैर इस मामले में बहुत सख्त है, और चीन तो दुश्मन ही है। तो भारत के पास एक ही रास्ता था कि हम खुद अपनी मेहनत और दिमाग से इसे विकसित करें, और हमारे वैज्ञानिकों ने वही कर दिखाया। उन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज वह उस मुकाम पर हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सलाम ठोकते हैं। इस इंजन में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल यानी कि ईंधन भी भारत में ही विकसित किया गया है, क्योंकि हाइपरसोनिक गति पर साधारण ईंधन काम नहीं करता। उसे जलने के लिए बहुत ही विशेष रासायनिक गुणों की जरूरत होती है, और DRDO की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी ने उस ईंधन को तैयार करके साबित कर दिया है कि रसायन विज्ञान में भी हम किसी से कम नहीं है।
इसके अलावा इस इंजन को बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का इस्तेमाल हुआ है वह भी पूरी तरह से स्वदेशी है, जो इस बात का सबूत है कि भारत की धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अब जरा सोचिए कि जब यह मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी तो भारत की स्ट्राइक कोर की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अभी तक हम ब्रह्मोस पर निर्भर थे, जो कि एक बेहतरीन मिसाइल है, लेकिन उसकी गति मैग 3 के आसपास है, जिसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोके जाने का थोड़ा बहुत खतरा बना रहता है। लेकिन मैग 7 की गति वाली मिसाइल के सामने दुश्मन का रडार ऑपरेटर बस स्क्रीन पर एक ब्लिप देखेगा और अगले ही पल उसकी स्क्रीन गायब हो जाएगी, क्योंकि मिसाइल उसके रडार स्टेशन को उड़ा चुकी होगी। इस गति पर प्रतिक्रिया का समय शून्य हो जाता है। हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वह दुश्मन को सोचने का मौका नहीं देते, और युद्ध में जो पहले सोचता है और पहले मारता है, जीत उसी की होती है। इस लिहाज से भारत ने भविष्य के युद्ध को जीतने की तैयारी कर ली है। यह टेस्ट भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस यानी कि परमाणु निरोधक क्षमता को भी एक नया आयाम देता है। हालांकि भारत की नीति पहले हमला न करने की है, लेकिन अगर भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन के पहले हमले के बाद उसके पूरे देश को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकते हैं, तो दुश्मन भारत पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। यही असली शांति की गारंटी है। शक्ति ही शांति की स्थापना करती है, और डीआरडीओ ने भारत को वह शक्ति प्रदान कर दी है। इस 12 मिनट के टेस्ट के दौरान इंजन के अंदर जो दबाव बना था वो इतना ज्यादा था कि साधारण इंजन के परखचे उड़ जाते, लेकिन भारतीय डिजाइन इतना मजबूत था कि उसने उस दबाव को हंसते हंसते झेल लिया। यह दिखाता है कि हमारे डिजाइन इंजीनियरों की काबिलियत दुनिया में किसी से कम नहीं है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस इंजन के आधार पर कई तरह की मिसाइलें बनेंगी, कुछ जमीन से मार करने वाली, कुछ हवा से फाइटर जेट द्वारा छोड़ी जाने वाली, और कुछ समुद्र में जहाजों और पनडुब्बियों से दागी जाने वाली। यानी कि एक इंजन और उसके अनगिनत उपयोग। यह भारत के रक्षा बजट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक ही तकनीक को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने से लागत कम आती है और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ जन इस खबर के बाद से हैरान है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी जल्दी एक्टिव कूलिंग जैसी जटिल तकनीक को मास्टर कर लेगा। वे सोच रहे थे कि भारत को अभी इसमें 10 साल और लगेंगे, लेकिन भारत ने उनकी समय सीमा को गलत साबित करते हुए समय से बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया है। यह वही नया भारत है जो अब दुनिया के साथ कदम ताल नहीं करता, बल्कि अपनी धुन पर दुनिया को नचाता है। इस हाइपरसोनिक इंजन की सफलता के पीछे डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं का संयुक्त प्रयास है। हैदराबाद की डीआरडीएल से लेकर पुणे की HIMRL और बेंगलुरु की ADAZA अभी तक सबने मिलकर एक टीम की तरह काम किया है, और उसी का नतीजा है कि आज भारत का सिर गर्व से ऊंचा है। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है कि इस टेस्ट के बाद भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR की सीमाओं से भी आगे निकल सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। इसलिए हम पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि की बंदिशें लागू नहीं होती। हम जितनी चाहे उतनी रेंज और जितनी चाहे उतनी पेलोड क्षमता वाली मिसाइल बना सकते हैं। ब्रह्मोस के मामले में हमें रूस के साथ होने के कारण कुछ सीमाओं का पालन करना पड़ता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम पूरी तरह से आजाद हैं, और यह आजादी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें अपनी मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमें 3000 किलोमीटर की हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए तो हम वो भी बना लेंगे, क्योंकि आधारभूत तकनीक यानी कि इंजन अब हमारे पास है, और वह भी परखा हुआ और जांभा हुआ इंजन। यह 12 मिनट का टेस्ट दरअसल भारत के आत्मविश्वास का टेस्ट था, जिसमें हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। अब चीन को अपनी विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि उसे पता है कि हिमालय के उस पार एक ऐसा देश जाग चुका है जिसके पास अब आग से खेलने और आग को काबू करने दोनों की कला आती है। उसकी धौंस अब नहीं चलेगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और भारत ने अब लात मारने की तैयारी पूरी करी है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल उसी लात का काम करेगी जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर रहने पर मजबूर कर देगी।
दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सपना जो हमने देखा था, वो अब हकीकत बनकर सामने आ रहा है। तेजस फाइटर जेट हो या प्रचंड हेलीकॉप्टर, या फिर अब यह हाइपरसोनिक इंजन, हर जगह मेक इन इंडिया की छाप दिखाई दे रही है। और यह केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत लगन और देशभक्ति का परिणाम है, जो दिन रात प्रयोगशालाओं में खपते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। इस टेस्ट की सफलता उन सभी आलोचकों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते थे कि डीआरडीओ केवल देरी करता है और प्रोजेक्ट्स को लटकाता है। डीआरडीओ ने दिखा दिया है कि जब वह ठान लेता है तो समय से पहले भी प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, और वह भी विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ। अब हमें इंतजार है उस दिन का जब इस इंजन से लैस पहली मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट होगा। और वह दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जब ग्राउंड टेस्ट इतना सफल रहा है तो फ्लाइट टेस्ट की सफलता की गारंटी लगभग पक्की है। उस दिन दुनिया